बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर वन में हमने सीएसएस का इंट्रोडक्शन किया था और सीएसएस के बारे में उसकी एडवांटेजेस वगैरह और सीएसएस का कोड हम कैसे लिखते हैं उसका सिंटैक्स जो है हमने एक्सप्लेन किया था। इस लेक्चर में हम सीएसएस की तीन तरीके जो है कि सीएसएस का कोड हम कहाँ पर लिख सकते हैं और कैसे जो है हम एचटीएमएल के पेज में हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं, तो या उसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो इसकी तीन तरीके हैं, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। इसकी तीन तरीके बेसिकली है एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन सीएसएस। देखिए, पहले मैं इंटरनल एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इंटरनल जो है ये जो लास्ट प्रीवियस लेक्चर में जो हमने सीएसएस का कोड इसमें से किया था, तो बेसिकली वो हमारे पास है इंटरनल सीएसएस की। इंटरनल सीएसएस का मकसद देखिए तीनों में बताता हूँ। इनलाइन सीएसएस क्या होता है? इनलाइन सीएसएस वो होता है कि जो आप टैग के साथ, जैसे हमने टैग के साथ स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ किया था, अगर आपको याद हो, अभी हम फिर इसको यूज़ करेंगे, ठीक है, एज ए एग्जांपल। तो वो हम मतलब टैग के साथ ही एज ए एट्रीब्यूट हम उसको इसका स्टाइल की प्रॉपर्टीज दे दे, सीएसएस की प्रॉपर्टीज दे दे, तो उसको हम इनलाइन सीएसएस कहते हैं। इंटरनल सीएसएस जो यहाँ पर आप स्टाइल और स्लैश स्टाइल के दरमियान जो कोड देते हैं, तो बेसिकली इसको इंटरनल सीएसएस कहते हैं कि आपने क्या कर दिया कि आपने HTML के पेज के अंदर ही स्टाइल और स्लैश स्टाइल का टैग दे दिया और आपने CSS का कोड, CSS की जितनी भी प्रॉपर्टीज है सेलेक्टर्स को वो दे दिए, ठीक है। तो इसको कहते हैं इंटरनल CSS के, मतलब आप HTML के पेज के अंदर ही जो है CSS के कोड को एम्बेड करते हैं, ठीक है। तो ये इंटरनल CSS है। अब तीसरा है एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल CSS कैसे होते हैं? एक्सटर्नल सीएसएस ये होता है कि सपोज मैं ये कोड है और मैं ये चाहता हूँ कि ये कोड जो है जितनी भी पेजेस है तो इन सब के लिए यूज़ होता है। मतलब एक वेबसाइट होता है तो इसमें बहुत सारे सैकड़ों पेजेस भी हो सकते हैं, या सपोज अगर 10-20 पेजेस भी हो तो फिर भी जो है आपको ये कोड जो है हर पेज में लिखना होता है। अगर आप हर दफ़ा लिखते नहीं लेकिन कॉपी पेस्ट तो करना पड़ता है अगर आप इंटरनल सीएसएस यूज़ करते हैं। तो इसका तीसरा मेथड ये है कि आप ये कोड उठा के एक अलग से फाइल में सेव करें और उसी फाइल को जितनी भी जो पेजेस है तो सबके साथ इसको अटैच करें। तो इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है। अब हम तीनों पे एग्जाम्पल करते हैं कि इनलाइन क्या होता है। इंटरनल पर तो ये हमारे पास ये मौजूद है कि स्लैश स्टाइल और स्लैश स्टाइल के दरमियान स्टाइल और स्लैश स्टाइल, मतलब स्टाइल का टैग दे दे और इसके अंदर जो भी जितना भी कोड है आप उसको यूज़ करें, तो वो जो है आपके पास क्या होगा, वो आपके पास होगा इंटरनल सीएसएस। सपोज यहाँ पर मैं ये इंटरनल सीएसएस होगा। इनलाइन सीएसएस ये कि सपोज ये H2 मैंने नहीं यूज़ किया है, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि ये H2 के साथ इसका नहीं है, मतलब इसका स्टाइल मैंने नहीं दिया। तो सपोज मैं कहता हूँ कि मैं इस मतलब मुझे एज अ डेवलपर मुझे पता होना चाहिए कि H1 का भी मैंने CSS यूज़ किया है, पैराग्राफ का भी यूज़ किया है, लेकिन H2 के लिए मैंने यूज़ नहीं किया। और मैं ये चाहता हूँ कि H2 मेरा यूज़ नहीं होता, बस सिर्फ ये एक हेडिंग है, तो क्यों जो है हर पेज और हर जगह पर मैं H2 का कोड दे दूँ, बस यही एक टैग है। तो इसके साथ मैं क्या करता हूँ, मैं देता हूँ स्टाइल और मैंने लिखा कि कलर जो है इसका होना चाहिए ग्रीन और टेक्स्ट अलाइन, या चलिए बस ये
या चलिए हमें एक और इसके साथ फॉन्ट फैमिली जो है वो यूज़ करना चाहते हैं कि फॉन्ट फैमिली मतलब इसका फॉन्ट का स्टाइल जो है वो वर्दाना होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए अब मैंने क्या कर दिया कि मैंने H2 के साथ यहाँ पर देखिए H2 के साथ मैंने स्टाइल और उसकी वही वही आपके पास वही सिंटैक्स होगा। इसमें आप ये करेंगे कि चूँकि सेलेक्टर तो आपने देना नहीं है क्योंकि सेलेक्टर तो ऑलरेडी वो सेलेक्ट हो गया है। मतलब H2 तो ये H2 पर ही अप्लाई होंगे किसी और H2 सिर्फ़ इसी H2 पर आप अप्लाई होंगे। इस मतलब दूसरे H2 पर सिर्फ़ ये जो करंट एलिमेंट है मतलब ये अ, इसकी जो एप्लीकेशन है सिर्फ़ इस तक होंगे, ये जो है, ठीक है? क्योंकि ये स्टाइल जो है सिर्फ़ इस एक एलिमेंट तक होगा। अगर आपने दूसरा H2 लिखना है तो इसको दोबारा आपने क्या करना होगा, दोबारा जो है इसके लिए आपने कोड देना होगा। तो देखिए स्टाइल इज़ इक्वल टू और फिर आप वही प्रॉपर्टी उसी स्टाइल में दे दें कि प्रॉपर्टी कोलन उसकी वैल्यू और फिर सेमीकोलन। फिर दूसरी प्रॉपर्टी और कोलन और उसकी वैल्यू। अगर इसमें बीच में स्पेस आ जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो हमने कहा कि इस हेडिंग का कलर जो है वो ग्रीन करो और उसका फ़ॉन्ट फैमिली मतलब फ़ॉन्ट का स्टाइल जो है वो वर्दाना करो, ठीक है? तो इसको मैं सेव करता हूँ और मैं देखता हूँ तो H2 पर जो है ये अप्लाई हो गया, ठीक है? इसका फ़ॉन्ट का स्टाइल भी चेंज हो गया और इसका कलर भी चेंज हो गया। तो इसको हम कहते हैं इनलाइन सीएसएस, ठीक है? सपोज़ ये पैराग्राफ है और पैराग्राफ का मैं ये चाहता हूँ कि पैराग्राफ को मैं स्टाइल देता हूँ और इसका मतलब ये जो है फ़ॉन्ट साइज़ जो है इसका एक एट्रिब्यूट है और सपोज़ ये साइज़ मैंने 16 पिक्सल रख दिया, ठीक है? तो अब देखिए ये दूसरा जो पैराग्राफ है इसको 1 मिनट में 18 करता हूँ, देखता हूँ। हाँ, देखिए अब इसका साइज़ जो है वो बढ़ गया मतलब 16 शायद बाय डिफ़ॉल्ट होगा, ठीक है? तो ये देखिए इसका साइज़ भी बढ़ गया, ये छोटे है और ये बड़े है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ पर पी यूज़ किया हुआ है तो आप जो है सिर्फ़ ये 2 प्रॉपर्टीज़ है और आप और सीएसएस अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब आप अगर आपने इंटरनल यूज़ किया हुआ है, तो आप इनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो 2 भी अप्लाई होंगे और ये प्रॉपर्टी भी अप्लाई होगी। तो इसको हम इनलाइन कहते हैं कि हम टैग के साथ ही स्टाइल का एट्रिब्यूट दे दें और इसके अंदर सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ देते हैं। तो ये हम तब यूज़ करते हैं कि हम एक ख़ास टैग के साथ उसी वक़्त ही अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है? तो ये जो है इसको हम कहते हैं इनलाइन, ठीक है? और ये जो है ये क्या है? इंटरनल है, ठीक है? अब एक्सटर्नल कैसे है? तो अगर सपोज़ हम ये करना चाहते हैं कि ये जो कोड है तो हम इसको इंटरनल नहीं बल्कि एचटीएमएल के पेज का हिस्सा नहीं बनाना चाहते, बल्कि इसको हम एक अलग फ़ाइल में सेव करते हैं और इसके लिए हम मतलब जितनी भी जो कोड है, जितनी भी जो मतलब जितनी भी पेजेस है तो सब में हम ये कोड नहीं करना चाहते बल्कि जस्ट इसको हम लिंक मतलब इसको हम अलग फ़ाइल में सेव कर लेंगे और इसको हम लिंक करेंगे, ठीक है? तो ये देखिए ये कोड मैंने सपोज़ यहाँ पर ये मैंने यहाँ से कट कर दिया और स्टाइल का अच्छा इसके साथ आप स्टाइल का टैग जो है वो नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ़ प्रॉपर्टी सेलेक्टर्स और प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे, ठीक है? और यहाँ पर मैं एक नया फ़ाइल ओपन करता हूँ और इसको मैंने सेव कर देखिए ये देखिए ये वही प्रॉपर्टीज़ है और उसकी वैल्यूज़ है ठीक है मतलब वही सेलेक्टर्स है उसी तरीके से जिस तरह हमने स्टाइल और स्लैश स्टाइल में लिखे थे लेकिन इसके साथ स्टाइल और स्लैश स्टाइल जो है वो नहीं लिखेंगे और यहाँ पर
इसको मैं सेव एज करता हूँ और इसको मैंने नाम दिया सपोज स्टाइल डॉट सी एस एस। वो भी अच्छा, ये देखिए कि एक्सटर्नल का कोड जब आप सेव करेंगे तो वो डॉट सी एस एस के साथ सेव करेंगे, क्योंकि ये अब एच टी एम एल का हिस्सा नहीं है, ये सी एस एस का कोड है और इसको हमने अलग से सेव किया। वो हम एच टी एम एल के साथ इसलिए सेव कर रहे थे क्योंकि वो एच टी एम एल का पेज था, लेकिन उसके अंदर हमने सी एस एस का कोड लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको स्टाइल डॉट सी एस एस के साथ मैंने सेव कर दिया। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मेरे पास इसका ये कोड अलग से आ गया, ये लेक्चर 1 है और ये स्टाइल डॉट सी एस एस है। अब यहाँ पर अगर जैसे यहाँ से मैंने वो रिमूव किया था, तो देखिए वो जो है हेडिंग 1 और पैराग्राफ पे वो नहीं। अच्छा, ये हमने ये इसलिए अप्लाई हो गया कि ये हमने इनलाइन यूज़ किया हुआ है, तो इसलिए वो अप्लाई हुआ है। और इसका भी अगर आप देखें तो इसका साइज जो है वो बड़ा है, तो वो भी हमने इनलाइन यूज़ किया, मतलब इनलाइन रह गया और जो इंटरनल हमने यूज़ किया है वो अब नहीं रहा। ठीक है, अब इसको हम कैसे अटैच करें, ये हमने कोड लिखा है और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है यहाँ पर हेडिंग के अंदर आप एक एट्रीब्यूट देंगे लिंक का और टैब प्रेस करेंगे तो आपके पास देखिए एक इसकी प्रॉपर्टी है, एक इसका एट्रीब्यूट है relative is equal to style sheet और type is equal to text slash css। ये आप लिखेंगे और hyperlink रेफरेंस में आप उसी फाइल का नाम देंगे, तो उस फाइल का नाम क्या है, स्टाइल डॉट सी एस एस। इसको दोबारा देखें कि जब भी आपने एक्सटर्नल सी एस एस को किसी पेज के साथ लिंक करना है, मतलब एक्सटर्नल स्टाइल डॉट सी एस एस मैंने सेव किया हुआ है और इसको मैं इसी पेज पर अप्लाई करना चाहता हूँ कि इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है और जितनी भी हमने H1 और P के लिए या जितनी भी हमने सेलेक्टर यूज़ किए हैं, तो उसका सारा कोड जो है वो यहाँ पर सी एस एस का कोड यहाँ पर अप्लाई हो जाए। तो इसके लिए हम टैग यूज़ करेंगे लिंक का। ठीक है, लिंक का कोड, लिंक का टैग यूज़ करेंगे और इसके साथ हम लिखेंगे आर ई एल इज इक्वल टू स्टाइल शीट, कि इसका रिलेशन क्या है। तो रिलेशन है मतलब स्टाइल शीट है ये एक, और टाइप क्या है, टेक्स्ट और सी एस एस का कोड है। ठीक है, टेक्स्ट स्लेश सी एस एस के मतलब टेक्स्ट के फॉर्म में हमने दिया है और सी एस एस के साथ हमने सेव किया है। और हाइपर लिंक रेफरेंस कि हम उस पेज का, जैसे हम हाइपर लिंक रेफरेंस जो है लिंक के साथ दिया देते थे कि जो ए का टैग होता था और उसमें हम हाइपर लिंक रेफरेंस में उसी पेज का कोड उस पे इस फाइल का नाम देते थे और स्लैश स्लैश डॉट एच टी एम एल लिखते थे। तो यहाँ पर हम स्टाइल डॉट सी एस एस जो है लिखेंगे कि हमने जो स्टाइल शीट का कोड लिखा हुआ है, जो ठीक है, जो सी एस एस का कोड लिखा हुआ है उसको हमने स्टाइल डॉट सी एस एस के साथ हमने सेव किया है। तो अब इसको मैं सेव करता हूँ, इसको मैंने सेव कर दिया और अब इसके साथ ये लिंक हुआ हुआ होगा। तो अब इसको मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए वही जो प्रॉपर्टीज है तो उस पर अप्लाई हो गई। ठीक है, सपोज जो सी एस एस का कोड है इसमें मैं क्या करता हूँ, जो मतलब कुछ अप्लाई करना चाहता हूँ, सपोज मैं कहता हूँ कि अ, जो पैराग्राफ है तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। सपोज बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया येलो और सपोज इसका जो बैकग्राउंड कलर है बैकग्राउंड कलर और इसको सपोज मैं कहता हूँ ग्रे। ठीक है, तो ये आपके पास आ गए।
अब इसको हमने वही एक्सटर्नल सर्च CSS में यूज़ कर दिया, तो ये देखिए इसकी बैकग्राउंड कलर भी चेंज हुए पैराग्राफ और हेडिंग की। ठीक है, तो यही है कि वही कोड है, लेकिन इसको हमने अब एक्सटर्नल CSS में यूज़ किया। अब देखिए इसको हमने एक दफ़ा लिख दिया, सपोज़ एक और पेज में बनाता हूँ और इसमें चलिए मैं इसको सेव करता हूँ और इसको मैंने पेज 2 का नाम दे दिया, पेज 2.html, और ये HTML है और इसको मैं लिंक करता हूँ, लिंक, और यहाँ पर वही स्टाइल डॉट CSS मैंने यूज़ कर दिया। तो जितनी भी H1 में यूज़ करता हूँ, सपोज मैंने दिया IBMS, और पैराग्राफ में चलिए वही टेक्स्ट है और मैंने दे दिया H1 CSIT और H1 क्लोज हो गया। तो इसको मैंने सेव कर दिया और अब पेज 2 को मैं करता हूँ तो उसमें भी, उस पर भी वही जो प्रॉपर्टीज़ है तो वो अप्लाई हो गई। ठीक है, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कोड जो है वो सिर्फ एक दफ़ा हमने लिख दिया, लेकिन 2 पेजेस में हमने वही इसी कोड को यूज़ कर दिया। ठीक है, तो देखिए ये एक्सटर्नल CSS था कि हमने स्टाइल का कोड लिख दिया और इसको हमने इसके साथ, पेज के साथ लिंक कर दिया। तो ये क्या था, एक्सटर्नल था। ये इन लाइन है और इंटरनल ये है कि आप क्या करें कि आप स्टाइल और स्लैश स्टाइल और इसके दरमियान कोड है तो वो लिख दे, तो आपके पास ये इंटरनल हो गया। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि अगर इंटरनल एक्सटर्नल दोनों यूज़ हो गए हैं तो कौन सा अप्लाई होगा? तो इसका आंसर सिंपल ये है कि जो बाद में, सपोज़ मैंने पहले इसको लिंक कर दिया और फिर नीचे स्टाइल दे दिया, तो ये वाला अप्लाई होगा। सपोज़ अब मैं, मतलब मैंने सपोज़ H1 का दे दी कि कलर जो है इसका होना चाहिए सपोज़ येलो। तो अब देखिए एक्सटर्नल में भी H1 है, यहाँ पर अगर दे दें तो H1 में कलर क्या दिए, रेड, और इसमें मैंने इंटरनल में कलर मैंने क्या दे दी, येलो। तो देखिए येलो वाले अप्लाई होगा क्योंकि वो इस पे इस पहले ये होगा और फिर ये उस पे ओवरराइड हो जाएगा। तो देखिए अब मैं सपोज अगर ये इसमें हमने क्या है तो देखिए वो येलो वाला अप्लाई हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हमने सपोज इसको बाद में कर दिया, लिंक को बाद में कर दिया, तो अब पहले ये होगा और एक एक्सटर्नल वाला उस पे ओवरराइड हो गया। तो एक्सटर्नल में हमने कौन सा कलर यूज़ किया है, H1 का, रेड। तो अब देखिए रेड वाला जो है वो आ गया। तो मतलब जो बाद में यूज़ हो गया है तो वो जो है उस पर अप्लाई होगा। ठीक है, और अगर एन लाइन है तो एन लाइन सबसे आखिर में होता है, तो वही जो है फर्स्ट प्रायोरिटी इन लाइन की है, और एक्सटर्नल इंटरनल में जो बाद में यूज़ हो गया हो तो वही जो है वो अप्लाई होगा। ठीक है, मतलब अप्लाई दोनों होंगे, लेकिन जो पहले यूज़ हो गया है पहले वो अप्लाई हो जाएगा। फिर अगर दोबारा जो है वो मतलब दोबारा उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई तो मतलब वो पहली प्रॉपर्टी पर दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो ओवरराइट हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि हम इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसको आप वीडियो के कमेंट या व्हाट्सएप पर आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।